कक्षाओं के सभी छात्रों का स्वागत है। कल भूगोल के दूसरे पाठ भारत के भौतिक स्वरूप का वर्णन आपको आर.के. पाल जी के द्वारा समझाया गया। आज उस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं जिन पर चर्चा बेहद अनिवार्य थी, उन बिंदुओं को आज आप लोगों को समझना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जिन्हें आपको गौर से समझना चाहिए। कक्षा 9 के सिलेबस में 30% की कटौती हुई है। आगे कौन कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। परंतु कल का जो टॉपिक था जिसमें भारत के विभाजन के बारे में, जो प्राकृतिक विभाजन हुआ था, उस पर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जो विभाजन की जानकारियां थीं वो आपको दी गई थी, उन्हें आपको याद करना है। आज महत्वपूर्ण बिंदुओं में चिल्का झील सबसे प्रमुख है। चिल्का झील यह एक प्राकृतिक खारे पानी की एक झील है जिसमें कुछ मानवीय क्रियाकलापों के बाद इसे एक विस्तृत रूप दिया गया है। यह नेवी का एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर जो नौसेना में हमारे जो भाई बंधु हैं वो जब ट्रेनिंग करने जाते हैं तो इनका सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो चिल्का झील है। यह उड़ीसा राज्य के बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में, यानी भारत के पूर्वी तटीय भाग में। दूसरा है प्रवाल पॉलिप्स। ये प्रवाल पॉलिप्स क्या है? देखिए, सागरों में कम समय तक जीवित रहने वाले कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपने जीवन काल में कैल्शियम कार्बोनेट उत्सर्जित करते हैं और मरने के बाद एक समूह के रूप में, क्योंकि वो हमेशा अपना विकास करते हैं समूह के रूप में, तो और जब वो समाप्त होते हैं तो समूह के रूप में एक भूमि पर, क्योंकि ये छिछले और गर्म पानी पर हमेशा पनपते हैं, तो वहीं पर एकत्र होते चले जाते हैं और एक चट्टान का रूप धारण करते चले जाते हैं। तो ऐसे आकार वाले भूभाग को हम प्रवाल पॉलिप्स कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रवाल रोधिका। प्रवाल रोधिका। दूसरा है तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति। और तीसरा है प्रवाल वलय। तीसरा क्या है? प्रवाल वलय। जो प्रवाल रोधिका है वो आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी जो समुद्र का जो तटीय भाग है, वो इसका सबसे बढ़िया, यानी प्रवाल रोधिका का सबसे बढ़िया उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। और इसी के अलावा जो प्रवाल वलय है यह गोलाकार होता है, एक हार्ट शू के आकार का, उसे प्रवाल वलय कहते हैं। मतलब कि चारों तरफ पानी पानी, बीच में एक द्वीप की तरह यह वृत्ताकार और गोला होता है। तो इस प्रकार हमें समझ जाएंगे कि यह सूक्ष्म जीवों का एक ऐसा समूह है जो एक स्थान
स्थान पर चिपक करके रह जाते हैं और एक चट्टान नुमा आकृति बनाते चले जाते हैं, तो वह प्रवाल पॉलिप्स कहलाते हैं। तीसरा नंबर है भूगर्भीय प्लेटें। धरातल पर कुछ जो हमारी ऊपरी परत है वो मुलायम है, क्योंकि हम लोग जलोढ़ मिट्टी के मैदान में रहते हैं, और यदि हम पठारी क्षेत्र में होते तो ऊपरी परत कठोर हो जाती, क्योंकि वहाँ पर आग्नेय और रूपांतरित शैलें हमको देखने को मिलती। अब यहाँ जलोढ़ के मैदान है, इसलिए यहाँ की जो ऊपरी जो भूपरपट्टी है वो मुलायम है, परंतु आंतरिक जो परतें हैं वो ठोस हैं और उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि पृथ्वी पर आंतरिक बल एवं रासायनिक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, जो ताप और दाब जिनका मुख्य कारण होता है, जिस कारण से ये प्लेटें कभी समीप आती हैं, कभी दूर आती हैं, कभी समांतर तौर पर खिसकने लगती हैं। तो उसी आधार से इन प्लेटों के नाम उनकी क्रिया के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। तो आगे जब हम अपसारी और अपसारी प्लेटों पर चर्चा करेंगे तो उस पर हम मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे कि किस प्रकार से उन पर हम चर्चा कर सकते हैं। अपर्दन, भूमि की ऊपरी जो परत है यानी मिट्टी, भूमि की ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित हो जाना अपर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। यह वायु के द्वारा, जल के द्वारा या ताप के द्वारा और कभी कभी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ या हिमानी के द्वारा अपर्दन की क्रियाएं हम देखने को पाते हैं। यानी भूमि का या स्थल की ऊपरी परत को एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानांतरण हो जाना अपर्दन कहलाता है। अपसारी विवर्तनिक प्लेट, देखिए अपसारी विवर्तनिक प्लेट, जब पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों पर जब दो बल कार्य करते हैं और दोनों बलों की जो दिशाएं हैं विपरीत होती है, एक यदि हम कहते हैं कि पूरब की ओर खींच रहा है और दूसरा पश्चिम की ओर, तो निश्चित है कि उसमें प्लेटों में दरार पड़ जाएगी और प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जब हम एक से बायां हाथ इधर खींचे और दाहिना हाथ इधर खींचे तो हमारे ये बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो उसी प्रकार से प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ने लगती है, तो उसे अपसारी विवर्तनिक प्लेट कहते हैं। अगला पॉइंट है अभिसारी विवर्तनिक प्लेट। जब पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर आंतरिक बल दोनों एक ही दिशा में कार्य करने लगते हैं, तो दूर की जो प्लेटें हैं वो समीप आने लगती हैं। देखिए आ गए ना, जैसे हमारे एक दाहिना हाथ है बायां हाथ है, दोनों एक ही दिशा में जब काम करेंगे तो आपस में ये समीप आएंगी। जब प्लेटें जब समीप आती हैं तो उन्हें अभिसारी विवर्तनिक प्लेट कहते हैं। और इसी के अंतर्गत एक रूपांतरिक विवर्तनिक प्लेट भी होता है, जो एक दूसरे के समांतर बल कार्य करते हैं। यानी ये आमने सामने वाले बल की क्रियाएं हैं, वो आगे पीछे की क्रियाएं हैं, जिस कारण से प्लेटें खिसकती हैं। और इन्हीं प्लेटों के खिसकने के कारण अनेक हमको स्थल मंडल के ऊपर आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी आपदा हमारी भूकंप है। ये इसके बाद ज्वालामुखी है, या एक भी हल्का सा भी उसमें परिवर्तन आता है तो सबसे ऊपरी परत पर हमको कंपन महसूस होने लगता है। तो इन प्लेटों के खिसकने के कारण हमको भूकंप जैसी आपदा का सामना करना पड़ता है। गोंडवाना भूमि, गोंडवाना भूमि स्थल मंडल की सबसे प्राचीनतम भूगर्भीय भूमियां हैं। यह प्राचीन काल में इतनी विशाल थी
कि इसके अंतर्गत अनेक महाद्वीप आते थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप इसमें शामिल था। परंतु जब संवहनीय धाराएं जो हैं पृथ्वी के आंतरिक में प्रवाहित होने लगी, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्व की ओर खिसकने लगे और ऊपर जाकर के जो एशिया की जो यूरेशिया प्लेट, यूरोप और एशिया दोनों मिलाकर के जो यूरेशिया की जो बड़ी प्लेट थी उससे जाकर के टकरा गई। तो यूरेशिया और भारत महाद्वीप के बीच में एक टेथिस सागर था। वहां पर वो दोनों प्लेटें एक दूसरे के समीप आती गई, जिस कारण से टेथिस सागर ने अपना अस्तित्व खोया और उस सागर में जो भी अवसाद एकत्र थे, वो अवसाद एक विशाल पर्वत के तौर पर उभर करके हम लोगों के सम्मुख आया, जिसे हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। इसीलिए ये क्रिया एक वलन के द्वारा हुई थी, इसीलिए हिमालय को एक वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ में जो पूर्वी एशियाई देशों की जो छोटी पर्वत चोटियां हैं उनका निर्माण हुआ और पश्चिमी देशों में जैसे अफगानिस्तान है और यूरोप की में इटली तक जो पर्वत चोटियों का निर्माण हुआ इन्हीं प्लेटों के टकराने के कारण हुआ। अब वितरिकाएं का मतलब होता है कि जब नदी जब प्रवाहित होती है तो उसके अंदर अनेक नलिकाएं बनती हैं। मुहाने पर एक प्रवाह मार्ग बन जाता है। इस प्रवाह मार्ग को हम वितरिकाएं कहते हैं, यानी नदी द्वारा अपने मुहाने पर बनाया गया जो प्रवाह मार्ग है उसे हम वितरिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिकाएं कहते हैं। फिर है महाखंड, इसे गार्ज भी कहते हैं। महाखंड को क्या कहते हैं? गार्ज। जब नदी अपर्दन पर तीव्र गति से जल का प्रवाह होता है तो निच्छालन की क्रिया या अपरदन की क्रिया बड़ी तेज गति से होती है और अचानक वहां पर एक आई, कैपिटल आई जो होता है, कैपिटल आई के आकार का एक बड़ा गड्ढा बन जाता है, महाखंड बन जाता है, जिसे हम गार्ज कहते हैं। उस आकार का जब वो भूगर्भ में आकार ले लेता है तो उसे हम महाखंड कहते हैं। हिमाद्री, हिमालय पर्वत के 3 भाग हैं। एक सर्वोच्च सबसे ऊंची पर्वत चोटियां, फिर मध्यम पर्वत ऊंची चोटियां और हिमालय का तीसरा नंबर आता है तराई क्षेत्र। तो जो सबसे पर्वत चोटियां जो सबसे ऊंची होती हैं, यानी 6000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली जो पर्वत चोटियां होती है उन्हें हम हिमाद्री कहते हैं, जिसे हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जलवायु परिवर्तन और भारत की जलवायु को नियंत्रित करने का सारा काम हमारे हिमालय पर्वत के द्वारा होता है। पूर्वी और पश्चिमी जो देशों हैं से भारत की रक्षा कराने में हमारा जो हिमालय है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ऐसे दुर्गम पहाड़ी और पर्वत चोटियों को पार करना संभव कार्य नहीं। तो ये हिमाद्री जलोढ़ मैदान, जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो वहां पर बर्फ के विशाल जो हम कहें कि घर या ढेर वहां पर एकत्र हुए और उनमें जब बर्फ का पानी पिघल करके जल धाराओं के रूप में प्रवाहित हुआ तो उसने एक विशाल रूप धारण किया, जिस कारण से पर्वत चोटियों में अपरदन की क्रियाएं
अपने बहाव के साथ अनेक अवसाद लेकर के आई, क्योंकि जलोढ़ माने अवसाद भी होता है। तो अवसाद लेकर के आई और उन्होंने भारत के उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत के दक्षिणी भाग पर अपने अवसादों को स्थान स्थानांतर उन्हें निक्षेपित करना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण से एक विस्तृत और विशाल भूभाग और सबसे उपजाऊ मैदान प्राप्त हुआ, जिसे हम जलोढ़ मैदान के नाम से जानते हैं। भारत में यह पंजाब से लेकर के असम तक फैला हुआ है और यह लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तराई तराई का मतलब ही होता है कि सिंचित भूमि, यानी जहाँ पर नदी का जल सुगमता से पहुँचता हो और भूमि सिंचित बनी रहे तो वह तराई क्षेत्र कहलाता है। परंतु जब हम भौतिक स्वरूप के आधार पर यह देखते हैं तो जो हिमालय का जो सबसे दक्षिणतम भाग है उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। बांगर, जब नदियां अपने तीव्र वेग से जब प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ अवसाद लेकर के एकत्रित करती हैं, और जब यह अवसाद एकत्र होते होते एक ऊंचे टीले के तौर पर जम जाता है और वह प्राचीन हो जाता है, तो ये ऊंचे टीलों को हम बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। कालांतर में उतने ऊंचे स्थान तक जल की मात्रा नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण से यह सूखे टीले बेजान से पड़े रहते हैं, उन्हें हम बांगर कहते हैं। खादर, जब प्रतिवर्ष नदियों में बाढ़ आती है तो अपने साथ वो निरंतर अवसाद लेकर के आती है, तो जो नवीन मिट्टी नदियों के द्वारा निक्षेपित की जाती है वह खादर मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? खादर मिट्टी कहलाती है। तो इस प्रकार से कक्षा 9 के सभी छात्र एवं छात्राएं इन बिंदुओं को बहुत ही सावधानी पूर्वक समझेंगे और इन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। कल आपको, क्योंकि कल या जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम आपको भारत की पर्वत चोटियों के बारे में बताया जाएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।